हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इग्नू एमपीएस 003 के नए टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 73 और 74 संवैधानिक संशोधन की व्याख्या करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर देखा गया है कि एमपीएस 003 के पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायत का अस्तित्व पाया जाता है। प्राचीन काल में भी किसी स्थान पर रहने वाले लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत का निर्माण करते थे। इन पंचायतों में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक सदस्य होते थे। ग्राम के सामाजिक और आर्थिक विकास में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ साथ स्थानीय शासन को राज्य की कार्यसूची के अंतर्गत रखा गया। तो देखिए दोस्तों, पंचायत एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसी समाधान है हमारी समस्याओं के हल का, जो बहुत ही प्राचीन है। गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे पंचायतें ही लोगों के विवाद निपटाती हैं, लोगों की समस्या के सोल्यूशन उन्हें देती हैं। पंचायत 5 लोगों की समिति होती है और जो इन 5 के ऊपर छठा व्यक्ति होता है उसे सरपंच कहा जाता है, जो इन सबका मुखिया होते हैं। अंतिम निर्णय सरपंच का होता है। तो पंचायत का जो काम है वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उनके विवादों को निपटाना है। अब इन पंचायतों में जो सदस्य होते थे, हम ये देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ये चली आ रही है, बहुत पुरानी है। तो जो प्राचीन काल से ही जो पंचायत में ज़्यादातर सदस्य होते थे वो वरिष्ठ नागरिक होते थे, क्योंकि वो लोग अनुभव को प्राथमिकता देते थे। तो वरिष्ठ लोगों को इसीलिए रखा जाता था ताकि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याओं के हल निकाल सके। ग्राम के किसी भी गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी पंचायत की भूमिका बहुत अहम रही है, क्योंकि वो गांव के विकास से संबंधित निर्णय भी पंचायत ही लेती है। और 1950 में जब हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ तो उसके साथ साथ स्थानीय शासन को राज्य की कार्यसूची के अंतर्गत ही रखा गया। उसको भी महत्व दिया गया। 1947 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसका उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के पहले चरण का सूत्रपात किया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इसे लागू किया गया, परंतु जब लंबे समय तक इसके चुनाव नहीं करवाए गए तब ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गई। तो देखिए, हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले भी पंचायत राज था। इवन उससे भी बहुत प्राचीन काल से पंचायत राज हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजों के आने के बाद वो कहीं ना कहीं कम हो गया, लेकिन जो गांधी जी थे वो इसके एक बहुत पक्के समर्थक थे, सपोर्टर थे। तो 1957 में श्री बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश करी कि हमें इसे फिर से लागू करना चाहिए। तो उसकी सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसका उद्घाटन किया। लेकिन उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इसे लागू किया गया, परंतु फिर लंबे समय तक इसके चुनाव नहीं हो पाए, तो ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गई। चुनाव ही नहीं हुए, लोग ही नहीं आके बैठे पदों पे, तो ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गई। फिर 1992 में जाकर इसका दोबारा से जन्म होता है 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा। उसके बाद से भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय सरकार तीसरे स्तर की सरकार के रूप में उभर के आई है। पहले पंचायत राज कहीं खो के रह गया था, लेकिन जब 1992 में 73 और 74वां संशोधन के द्वारा इसे फिर से वापस जोड़ा गया, इसे अधिकार प्रदान किए गए, और जिसके बाद ये तीसरे स्तर की सरकार बन गई है। ग्रामीण और शहरी में जो स्थानीय सरकार होती है उसके बाद ये तीसरे स्तर की सरकार के रूप में उभर के आई है। अगला पॉइंट है संवैधानिक संशोधन। स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 1989 में श्री राजीव गांधी के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 1987 और 1988 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें उन्होंने संपूर्ण देश के जिलाधीशों को आमंत्रित किया। तो देखिए, राजीव गांधी जी ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें उन्होंने जितने भी हमारे देश के जिलाधीश थे उन सबको आमंत्रित किया। उन सब के विचार पे फिर से राज्यों के सचिवों के साथ विचार विमर्श किया गया और निष्कर्ष ये निकला कि स्थानीय शासन के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं और अधिकार हैं, उसे विकेंद्रीकरण कर उसे सुदृढ़ बनाया जाए, तभी स्थानीय विकास संभव है। और स्थानीय विकास होगा तो तभी देश का विकास भी संभव है। इसके बाद आता है हमारा 73वां संशोधन। 73वें संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को एक लंबी बहस के बाद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में स्वीकार
कर लिया गया। पंचायती राज को आज़ादी के समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन 1992 में 73वें संशोधन के दौरान उसे वो दर्जा दिया गया और उसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का अर्थ है खुद पे खुद ही शासन करना, लोगों के द्वारा खुद ही लोगों पे शासन करना, जो कि हमारे देश के हमारे क्षेत्र के ही हों, उसी क्षेत्र के लोग हों। गांधी जी स्वशासन के समर्थक इसीलिए थे और वो कहते थे कि हमें ही खुद पे, हमारे अंदर से ही लोग होने चाहिए जो हमारे हम पे राज करें, कोई बाहर से नहीं होना चाहिए, विदेशी बाहरी ताकतें नहीं होनी चाहिए। तो उस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में से स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए इसकी विशेषताएं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें कही गई थी। पहला है, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान दिया गया। और त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? ये 3 लेवल का, 3 स्तरों का ढांचा है। इसमें पहला ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति है और जिला स्तर पे जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। यानी जो पंचायती राज है इसे त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, जिसमें जो हम ग्राम स्तर पे, ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे देखते हैं तो ग्राम पंचायत बनाई गई है। उसके ऊपर जब हम जाएंगे ब्लॉक स्तर पे तो वहाँ पे पंचायत की समिति बनाई गई है जो ग्राम पंचायत से ऊपर है। और जब हम जिला स्तर पे जाते हैं जो कि इन दोनों से ही ऊपर है तो वहाँ पे जिला परिषद बनाया गया है जो इनके ऊपर नजर रखता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1/3 स्थान आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है और इसीलिए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है ताकि वो भी इसमें आगे आ सके। अगला पॉइंट है, जातियों की संख्या के अनुपात में भी आरक्षण व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को भी स्थान दिया गया है। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं उन्हें अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वो पिछड़े रह जाते हैं, तो उन्हें आगे लाने के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। इस प्रकार हमारी जो सरकारें हैं वो 5 वर्ष के लिए आती हैं, तो जो पंचायती राज संस्था है इसका कार्यकाल भी 5 साल के लिए निश्चित किया गया है। जो लोग भी चुनाव जीतकर पंचायत समिति के सदस्य बनेंगे, पंचायत के सदस्य बनेंगे, वह 5 वर्ष तक अपनी पद पे रहेंगे। यदि किसी कारणवश ये भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत दोबारा चुनाव करना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, पंचायतों को कितनी राशि दी जाए, कितनी आर्थिक सहायता दी जाए, इसकी व्यवस्था राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पे होगी और उतनी राशि दी जाएगी, उतनी सहायता उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी जिससे पंचायतें अधिक आत्मनिर्भर बने और कुशल बने, क्योंकि आर्थिक मदद विकास के लिए सबको ही चाहिए। छठा पॉइंट है, पंचायतों के चुनाव का आयोजन चुनाव गठन के द्वारा होगा। जो पंचायतें हैं वो अपने पंचायतों के जो चुनाव होंगे उनका आयोजन चुनाव गठन करवाएगा, जो हमारा चुनाव आयोग है वो करवाएगा। तो इस प्रकार पंचायतों के जो चुनाव की विश्वसनीयता है वो निश्चित रहेगी कि पंचायतों का जो चुनाव है वो विश्वसनीयता पे हो रहा है, उसमें गलत एक्टिविटी, गलत काम नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है, अनुसूची नंबर 11 में पंचायतों के कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसमें बाकी सब कार्य तो हैं जो आते हैं, उसके अलावा रोजगार के साधनों को बढ़ाना, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, महिला व बाल कल्याण कार्य करना आदि भी शामिल है। ये सारे कार्य क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जिससे पंचायत अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा करती है। अब देखिए दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन देखते हैं। ये जो हमारा 74वां संविधान संशोधन आया है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 2, 4, 3 एवं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और ये जो है ये नगर स्वशासन से संबंधित मामलों का वर्णन करती हैं। यहाँ भी देखिए स्वशासन, खुद पे खुद ही शासन का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ नगर में भी जैसे वहाँ ग्राम पंचायती ऐसे नगर पालिका है, जो वो ग्राम स्वशासन था ये नगर स्वशासन है, लगभग दोनों समान चीज़ें हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला है, अधिनियम द्वारा यहाँ भी त्रिस्तरीय नगरीय स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया है, त्रिस्तरीय बनाया गया है। यहाँ भी इसमें छोटे स्तर पे नगर पंचायत रहेगी, उसके ऊपर मध्यम स्तर पे नगर परिषद रहेगी और उसके ऊपर जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में नगर निगम है, दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहरों में नगर निगमों की व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक स्तर पे जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें आगे आने का मौका मिल सके। तीसरा पॉइंट है, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा, पंचायतों की तरह इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होगा और यदि राज्य सरकार 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराने होंगे, बिल्कुल पंचायत राज व्यवस्था की तरह।
अगला पॉइंट है, इन संस्थाओं में समस्त स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। यानी ये जो संस्थाओं में जो स्थान है, जो पद है, वो निर्वाचन द्वारा, चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन जब जनता चुनाव करके जो संसद और विधायकों को चुनती है, वो वहाँ पे उस पदों पे बैठे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भरे जनता के द्वारा ही जा रहे हैं। जनता जिन लोगों को चुन रही है वही बन रहे हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, आपके शहर के, आपके क्षेत्र के एमएलए, जनता उसे वोट देके चुनती है और वही फिर नगर पालिका में पदों पे बैठते हैं। तो ये था हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।